हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। फुल डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में आखिर है क्या और कैसे को हम पढ़ सकते हैं। अगर आप क्लास 11 के हैं तो इसमें जो चुनाव चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक है। अगर चुनाव है तो चुनाव है क्या, चुनाव की डेफिनेशन क्या है, चुनाव कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चुनाव देखें तो चुनाव है क्या। चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनाव काम करता है। किसी भी देश में चुनाव जो है वो उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस देश के लोगों को बताते हैं कि चुनाव के माध्यम से वो अपने प्रतिनिधित्व को कैसे चुन सकते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र को मजबूत करता है आपके देश में। चुनाव लोकतंत्र का आधार होता है, सरकार में बदलाव करने की नीति होती है, जनता की भागीदारी होती है चुनाव के माध्यम से देश के अंदर। उसके अलावा प्रतिनिधित्व का अधिकार देती है आपको चुनाव जो है वो आपको प्रतिनिधित्व का अधिकार भी देती है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, अपने आप को प्रेजेंट कर पाए कि हम चुनाव के माध्यम से क्या क्या काम कर सकते हैं और अपने वादों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अब हम जाने कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का आधार है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी। अगर हम बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि चुनाव की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो चुनाव की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जनता, हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी संख्या में, तो जनता प्रत्यक्ष और सीधे तौर पे अपने जो प्रतिनिधि को चुनती है वो कैसे चुनेगी। इसके अलावा सभी कार्यों में सभी जनता भागीदारी ले, ये भी आवश्यक और आसान नहीं है। इसके लिए हमने चुनाव को अपनाया। चुनाव के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि आगे जाके हमारी उस समूह को रिप्रेजेंट करता है और काम को आगे बढ़ाता है। हमारे बेसिस पे वो कोई भी डिसीजन लेता है, फैसले लेता है, और जनता क्या है, इसी प्रकार से चुनाव में आवश्यकता करके उस व्यक्ति को जवाबदेह बनाती है। चुनाव वो माध्यम है जिसकी वजह से सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगर हम चुनाव की बात करते हैं, चुनाव आयोग एक संस्था है, वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है, पहले हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं बहुत आसान सी भाषा में। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे इजी सा, चुनाव आयोग जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है, गैर संवैधानिक संस्था नहीं होती है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो चुनाव आयोग आपकी संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक नहीं है। इसके अलावा चुनाव आयोग के अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें एक मुख्य सदस्य होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल मिला के कुल 3 सदस्य ही होते हैं, इससे ज्यादा इसमें सदस्य नहीं होते हैं। अगर हम बात करें कि इसके चुनाव आयुक्त कौन थे, सबसे पहले चुनाव आयुक्त जो थे हमारे वो सुकुमार सेन थे। उसके बाद वर्तमान में है आपके ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने 19 फरवरी 2025 को 26वें चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। अगर हम इन चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनका कार्यकाल कुल 6 साल का होता है और अगर आयु के आधार पर देखें तो केवल 65 वर्ष की आयु तक ये अपने कार्य पद पर रह पाते हैं। अब जब चुनाव आयोग की हम बात करते हैं तो चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, ऐसे कौन से कार्य है जो चुनाव आयोग का होना बहुत जरूरी है और वो करता है। चुनाव आयोग के कार्य में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो है आपका मतदाता सूची तैयार करना। जो वोटिंग लिस्ट है वो तैयार करना आपके चुनाव आयोग का काम होता है। इसके अलावा दूसरा काम होता है तारीखों की घोषणा करना। चुनाव के तारीखों की, जितने भी चुनाव के तारीख होते हैं उनके तारीखों की घोषणा करना, ये भी चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। इसके अलावा आचार संहिता लागू करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य होता है। आचार संहिता क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा आगे भी समझेंगे। आचार संहिता को लागू करना, उसके नाम है परिणामों की घोषणा करना। जो चुनाव होते हैं उनमें कौन विजयी हुई और कौन विजय नहीं हुआ, इसके चुनावों की घोषणा भी आपका यही पे होता है। उसके बाद है दलों को मान्यता प्राप्त करवाना, कि मान्यता, जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। उसके अलावा चुनावों को चुनाव चिन्ह भी यही प्रदान करते हैं। नए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, जितने भी नए राजनीतिक दल है उनको भी यही लिस्टेड करते हैं कि भाई ये चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग के कार्य में कुल 6 कार्य मैंने आपको दिखाए हैं, जिसमें से मिनिमम आपको 5 हमेशा याद रखने हैं।
अब अगर हम बात करें कि भारत की चुनाव प्रणाली है कैसी, भारत की चुनाव प्रणाली देखिए, भारत में दो प्रकार की चुनाव प्रणाली पाई जाती है। एक है समानुपातिक या एकल संक्रमणीय प्रणाली। इस प्रणाली से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मतदान होता है, जिसमें कुल मतदाता और कुल मतदान +2 ब्रैकेट में +1 इतना इसको करके निकाला जाए। ये जो नीति है, ये जो मेथड है, ये थोड़ा सा आपको वहां पे काम आता है जिसमें टोटल आपको पता हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदाता भी आपको पता होते हैं, कुल मतदान भी कितने पड़ेंगे वो पता होते हैं, और इसलिए आपको इजी से निकाल सकते हैं। लेकिन भारत में ये नीति से केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ही चुनाव होता है। असल में जो भारत में चुनाव होता है वो FPTP प्रणाली से किया जाता है। FPTP प्रणाली क्या होता है? ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नीति। इसके अनुसार पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है और वहां पे चुनाव कराए जाते हैं। जब छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है तो उस राज्यों को कुल टोटल को मिला के जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाता है या बहुमत लेता है, उस बहुमत के आधार पे व्यक्ति को विजयी माना जाता है और यहाँ पे बहुमत मिलने वाले व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं, इसलिए इस प्रणाली से यहाँ पे चुनाव होना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पे FPTP प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं व्यस्क मताधिकार की। देखिए भारत में जो चुनाव है वो व्यस्क मताधिकार के बेसिस पे किया जाता है। व्यस्क मताधिकार क्या होता है? 18 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है। जब वो भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिक जो भारत के नागरिक हैं उनको वोट डालने का पूरा अधिकार है। उनके साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 326 के तहत 21 वर्ष था। ये पहले क्या था? ये 326 के तहत 21 वर्ष थी, जो 18 वर्ष अभी है वो पहले 21 वर्ष थी। बाद में 61वें संविधान संशोधन में 1988 में इसे 18 वर्ष कर दिया गया था और 28 मार्च 1989 को ये पूरे भारत में लागू भी हो चुका था। ये है आपका व्यस्क मताधिकार का अर्थ। इसके अलावा एक आपने देखा था यहाँ पे आचार संहिता। आचार संहिता किसे कहते हैं? देखिए आचार संहिता वो आदर्श नियम और कानून होते हैं जो चुनाव आयोग दलों के लिए लागू करते हैं, जिसके बेसिस पे वो कहेंगे कि वो कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, ठीक से चुनाव को कंडक्ट कराएंगे, ठीक व्यवस्था के साथ कंडक्ट कराएंगे। इसमें कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं आपके आचार। तो आचार संहिता का मतलब होता है नियम, कायदे, कानून बनाना जिसके अनुसार कहीं पे भी जो चुनाव होगा वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा और निष्पक्ष चुनाव कराने का इनका प्रयास किया जाता है इस नियमों के माध्यम से। इसमें क्या दिया जाता है? मेनली दिया जाता है चुनावों की घोषणा पर रोक दिया जाता है। सरकारी जो आवास होते हैं या सरकारी आयोग होते हैं उनके उपयोग पर रोक लगी होती है। इसके अलावा धार्मिक मनभावना, जो आपकी मनोभावना है उसको ठेस ना पहुंचाने की बात कही जाती है। ये है आपका आचार संहिता की नियम। इसके अलावा इस चैप्टर में और क्या है? इसके अलावा इस चैप्टर में EVM मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की गई है, जिसका पहला यूज 1982 में केरल में किया गया था और आज जो अभी 2004 में ये पूरे भारत में लागू कर दी गई थी और आज EVM के माध्यम से आपका चुनाव जो है वो होता है। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व, ये बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इससे आगे इस चैप्टर में आपको कुछ समझ में की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना समझ लेते हैं, ये पूरे चैप्टर का आपका सार है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।